बीच में ज़रा वीडियो रुक गया था, तो हम लोग इसको इसी से हम लोग यहाँ से ही हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन बाई दी फ्लो पर यूनिट चार्ज, इसको, और इसी को W या Q को इधर भेज दे तो W इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो ये दोनों जब हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा ज़रूरत पड़ता है हम लोग उस तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा तुम लोग को भी लिखना अगर हो तो इसको वीडियो को रोक करके तुम लोग लिखो, और हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में तब तक लिखना चालू करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग जाहिर सी बात है सबका यूनिट जानते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हम जानेंगे किसका, द यूनिट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का भी एक यूनिट होता है, तो ये बहुत सरल भी होता है, इजी भी होता है देखने में। पोटेंशियल का यूनिट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, V, वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, V से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। वोल्ट याद रखेंगे हम लोग, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़े तो क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे यूनिट को लिखे थे। अब इसको भी डिफाइन करना, डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर बोला जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, क्या बोलेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उसी को क्या बोलेंगे, जस्ट ये जो डिफाइन हम जो पीछे बताए थे उसी को क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। वही क्या होता है 1, मान लो कि हम यहाँ पर लिख ही देते हैं डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बोलेंगे 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point। ठीक है, और इसको लिख भी सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू, क्या लिखे थे, W, वहाँ फॉर्मूला लिखे थे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या यूनिट होता है, W का यूनिट होता है जूल, तो 1 जूल लिख देंगे। और W बाई क्या लिखे थे हम लोग, सॉरी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू का क्या होता है चार्ज होता है, तो 1 कूलम लिख देंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं या फिर जूल पर कूलम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। वो ठीक है, ये दोनों में कोई सी का होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जैसा हम लोग को यूज़ लगे वैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, जो बहुत मेन है, जिसके बारे में पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एग्ज़ाम में हमेशा करके क्या होता है, डिफाइन पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये क्षमता के बारे में बात करें तो, लेकिन यहाँ पर किस क्षमता के बारे में पूछा जाता है, एक चार्ज को एक स्थायी रूप से एक जगह से दूसरे, जहाँ पर फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर, उसमें लिखे थे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का वेट क्या करेंगे, वही होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, चलो लिख भी देते हैं, मान लो Q ये प्लेस 1 है और ये Q2 लिख देते हैं, जो भी है यही चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। तो जो भी हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस between two points is equal to the work done per unit charge in moving a positive test charge from 1 point to another। ये हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या, अब यहाँ पर मान लो कि ये प्लेस A था और ये प्लेस B हो था, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट
ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऐसे लिखा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है ना, कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते ही हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका भी वही रहेगा जो सेम यहाँ पर जो लिखे हैं, इसका भी क्या होता है, यूनिट वही होता है, वोल्ट होता है। लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, द SI यूनिट और पोटेंशियल डिफरेंस PD से लिखते हैं, वोल्ट होता है, V से रिप्रेजेंट करता है। और वोल्ट को यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पर, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग बहुत सरल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9 में बताए होंगे, हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है। उस कंडक्टर क्या करता है, वो कंडक्टर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के उसके मटेरियल की वजह से या फिर किसी ना किसी कारण, वो बताएंगे क्या क्या कारण हो सकता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, उसके फ्लो को क्या करने का कोशिश करता है, रोकने का कोशिश करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर डिफाइन करें, द ऑब्स्ट्रक्शन समझते हो, रुकावट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, ठीक है ना, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, जिस कंडक्टर से वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, बाय द कंडक्टर, या फिर हम लिख देते हैं और वायर, एक वायर से, ठीक है ना, इस कॉल्ड, या फिर सभी वायर में हम लोग को ये देखने मिलता है। खास करके 2-3 है वायर जिसके बारे में हम बताएंगे आगे है, वो क्या होता है, वो सुपर रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर में उसको बोलते हैं। वैसे फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस जिसके अंदर होता है, जो रुकावट करता है, उसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था। अगर हम जल्दी से एक्सप्लेन करें, इसके बारे में आता तो नहीं है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के क्यों होता है, लेकिन अगर तुमको एक्सप्लेन किया जाए कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर अगर मान लो तुमको यहाँ पर दिखा रहे हैं, मान लो कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर तो प्रोटॉन भी है, वो भी क्या करेगा, चार्ज है ना, दोनों ही, दोनों क्या करता है, एक दूसरे से टकराता है, ठीक है। टकराने की वजह से तो चार्ज पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर करंट जब फ्लो करता है तो चार्ज क्या करता है, एक दूसरे से कोलाइड तो करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ये नेगेटिव रहता है तो ये पॉजिटिव रहता है। इस वजह से क्या होता है, जो चार्ज क्या है, नेगेटिव से किसके तरफ भागते हैं, पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। कौन भागते हैं, चार्ज। जितना सारे चार्ज है वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड तो करेंगे, लेकिन क्या करते हैं ये, साथ ही साथ एक कंटिन्यूअस स्पीड से तो नहीं, बल्कि क्या करते हैं, एक ड्रिफ्ट के साथ, मतलब एक घसीट के साथ क्या करते हैं, वो लोग आस्ते आस्ते क्या करते हैं, बढ़ते हैं, किसके तरफ बढ़ते हैं, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टर के, एक तार के इस तरफ से, इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो लोग मूव करते हैं। और ये जो होता है एक वायर के अंदर, इसी की वजह से क्या होता है, मूव करते करते जो साथ में रुकावट इन लोग को मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉज ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसके बारे में पूछा तो जाता नहीं हो जाता है, लेकिन तब भी हम बता दिए हैं। अब इसके बाद जो आता है वो क्या होता है, ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आता ही आता है। ICSE में है तो फिर आएगा ही, मैक्सिमम तो मेरे स्टूडेंट ICSE में, तुम लोग बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। ये ओम्स लॉ तुम लोग को 9 में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, हम स्टेटमेंट के थ्रू ही समझाएंगे। जैसा स्टेटमेंट याद रखना, ये ओम्स लॉ है, इसको बदला नहीं जाता है, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ में क्या करते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across its ends provided that the physical condition and the temperature of the conductor remains constant। हाँ, तो ये क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर मान लो कि एक करंट फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उतना ज़्यादा क्या करता है, करंट फ्लो करता है तेज़ी से। और उसके साथ क्या बोलता है पोटेंशियल, ये ओम्स लॉ, कि उसका फिजिकल कंडीशन और जो क्या बोल सकता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ये दोनों क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और साथ साथ क्या कहता है, हमको इसको एक फिजिकल एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और अगर मान लो कि ये जो कांस्टेंट V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल, इसके जगह R पुट कर देते तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि V इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दें, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, और यही क्या है, यही ओम्स लॉ है। वेयर हम लिख देते हैं बाकायदा, वेयर क्या क्या है, वी के बारे में हम लोग को पता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगले बार से हम पी डी लिखेंगे तो तुम लोग क्या करना, समझ जाना कि वी के बारे में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आई क्या था, करंट था, और आर क्या था, रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, वायर में जो रेजिस्टेंस है वो था। ठीक है, ये हो गया। और साथ साथ में क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हम लोग लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, पता ही है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा यूनिट को बात करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट वी का तो वोल्ट होता है। ठीक है, आई का यहाँ पर एम्पियर, और आर का क्या होता है, रेजिस्टेंस का। अच्छा, वहाँ पर हम बताना भूल गए थे रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुम लोग को यहीं पे बता देते हैं, आर था तो यहीं से वही निकाल लेते। मान लो इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये लिखते हैं, वोल्ट बाई एम्पेयर, यहाँ से इज इक्वल टू आर, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को, रेजिस्टेंस का ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ओम बोलते हैं। ओम बोलते हैं, या इसको लिखते कैसे, या तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, कैन बी रिपीटेड बाय द डिनोट बाय दिस साइन, और क्या लिखते हैं इसको, ओम। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था। ये इसको डिनोट करने को ओमेगा बोलते हैं, ये चीज़ जिसे डिनोट किया था, ये ओमेगा का साइन है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं ओम, इसीलिए इसका साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम पड़ गया था, ओम। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक है ना, साथ में यहीं पर दिखा दिए। ठीक है, ये हो गया। 1 किलो ओम होता है तो उसको, वो सब अलग अलग है, तो उसको हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस है क्या, तो कोई कोई फैक्टर, जैसे रेजिस्टेंस हम बोले थे क्या करता है, जो उसको करंट को रोकने के लिए होता है, उसी तरीक़ा से ऑब्स्ट्रक्शन देता है, उसी तरीक़ा से क्या होता है कंडक्टेंस, उसको और कंडक्ट मतलब और क्या करता है, मदद करता है उसको। तो हम डायरेक्ट इसका जब बोले तो क्या था, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, ये है, इसको डिनोट करके यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाई आर। कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा पर, ऐसे लिख देते हैं।
ओम पर ओम, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। और साथ में एक चीज़ और जान लेते हैं, ओम्स लॉ कभी फॉलो होगा? ओम्स लॉ तब फॉलो होगा जहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, उसमें बताए थे। तो ये कब ओम्स लॉ फॉलो कर सकते हैं? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तब होता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर, ठीक है ना। तो ये है बहुत सरल सा, छोटा सा ही है, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। अब ये है क्या, जो ओम्स लॉ का पालन करता है वो ओमिक रेजिस्टर हो जाएगा, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है उसको क्या बोलता है, नॉन ओमिक रेजिस्टर, ठीक है ना। इसके ऊपर डिफाइन देने से बढ़िया क्या करें, इन दोनों का हम डिफरेंस ही बना करके देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा तुम लोग के लिए और बहुत ही आसानी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो कि हम लिख रहे हैं ओमिक रेजिस्टर के बारे में, और यहाँ पर लिखेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। तो देखो, तो लिखना है यहाँ पर, पहले ही पॉइंट लिख दो, इट ओबेज द ओम्स लॉ, इट does not obey the Ohm's law। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर V बाई आई का वैल्यू क्या था, हमेशा कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर वही V बाई आई का क्या होगा, वैल्यू जो है वो क्या करेगा, वेराइज, मतलब क्या करता है, बदलते रहता है, इसलिए तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या होता है, ओम्स लॉ हमेशा क्या करता है, जो ओमिक रेजिस्टर है, जो ओमिक रेजिस्टर है वो क्या करता है, रेजिस्टर ऑलवेज मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जब वी आई का ग्राफ बनाएंगे, वी आई का अगर ग्राफ बनाते तो वो क्या करता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर तुमको दिखा भी दें, मान लो कि यहाँ पर वी है और यहाँ पर आई है, तो ये क्या करता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और ये क्या करता है, नॉन ओमिक रेजिस्टर, इसका वी आई ग्राफ क्या करता है, डज नॉट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और लास्ट में एक आखिरी दे देते हैं, इसका एग्जाम्पल ही दे देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तुम लोग के लिए ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, आयरन, कॉपर, नाइक्रोमियम, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जो चीज़ हो गया यहाँ पर लिख दिया। अगर मान लो आयरन, कॉपर, नाइक्रोम, या फिर ऑल मेटेलिक वायर्स जनरली, ठीक है। और वही यहाँ पर जो होता है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसको डायोड जंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। एलईडी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होता है, या फिर फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये क्या होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, इसी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि ऐसा क्या फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, खास करके इसका क्या है, चार है, तो पहले लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। मटेरियल, पहला तो क्या है, किस मटेरियल से बना, मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर, लेंथ, उसकी लंबाई क्या है,
ठीक है। तीसरा होता है थिकनेस, वो कितना मोटा है। और चौथा और जो आखिरी भी है वो क्या होता है, टेम्परेचर। अब इसके डिपेंड, इसके बदलने को ऐसे क्या क्या चीज़ बदलता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें मटेरियल के बारे में, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, तो हम लोग एक चीज़ जानेंगे वहाँ पर जो कि बहुत आसान सा है कि खास करके जो क्या होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज़्यादा होता है, तो जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के ऊपर जो क्या करता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब कंडक्टर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर लिखें शॉर्टकट में तो कंडक्टर्स यहाँ पर लिख देते हैं विच हैव more free electrons are good conductor, offers less resistance। वो क्या करता है, लेस रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर क्या आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स concentration is low, have high resistance। ये चीज़ हम लोग को देखने मिलता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक चीज़ जानेंगे, जितना ज़्यादा लेंथ रहता है उतना ज़्यादा क्या होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस हम लोग को देखना मिलता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर यही बता है लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। एक चीज़ ये दिखने मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं मोर इज द लेंथ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सीधा वहाँ से हम बोले तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर लिख दो द रेजिस्टेंस एंड both are directly proportional to each other। एक दूसरे से क्या होते हैं वो लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है, अब जो तीसरे के ऊपर अगर हम लोग मूव करें तो तीसरा हमारे पास क्या था, थिकनेस। आखिर कंडक्टर के थिकनेस के ऊपर कैसे वो डिपेंड कर सकता है, तो देखो थिकनेस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि अगर थिकनेस ज़्यादा रहे, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही कम क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस हम लोग को देखने मिलता है। ठीक है ना, अगर उसको क्रॉस सेक्शंस के एरिया में बात करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन समझते हो क्या होता है, अगर मान लो कि ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा डायग्राम अगर बना के, मान लो कि ये कंडक्टर है कोई, ठीक है ना, जिसके अंदर से क्या करते हैं, फ्लो करता है। तो ऐसा क्रॉस सेक्शनल डायग्राम मतलब क्या होता है, एक स्लाइस काट दो इसमें का, ये क्या करेंगे, इसका स्लाइस क्या करेंगे, काट दिए हम लोग। ठीक है ना, जो अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल का टाइप, लेकिन इसके अंदर से ऊपर का पार्ट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसको ऊपर से अगर हम लोग मान लो इधर से कैमरा इधर से लगा के हम लोग देख रहे हैं तो, ठीक है ना, इस चीज़ को देखेंगे तो क्या दिखेगा, इस तरीके का वो दिखेगा। ठीक है ना, तो इसका बात किया जाए, जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अधिकतर कंपाउंड को यहाँ पर लिख सकते हैं, अधिक कंडक्टर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज, ठीक है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है,
अच्छा, इसके ऊपर से अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो हम देखें, थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मान लो कि अगर एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना, अगर मान लो कि क्या होता है रेडियस, मान लो कि एक रेडियस ऑफ अ वायर किसी विरल जो था उससे क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या होगा, इट्स डबल होने का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 4 टाइम बढ़ जाता है, इट्स 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो उसका एरिया क्या होता है, अगर वो डबल होता तो ये क्या होता है, उसका 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1/4, ठीक है, बिकम्स 1/4, ठीक है ना। वही अगर मान लो कि ये ट्रिपल्ड हो जाता तो ये क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, इस 9 टाइम्स बढ़ जाता है, और ये क्या होता है 1/9 हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल बताएं, उससे तुम लोग समझ लेना। और जो चौथा है इसका, चौथा क्या था इसका, याद है, टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट में क्या बोलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with an increase in its टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ जान लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ें तो जो था यहाँ पर क्या क्या हम लोग को चीज़ मिला था, वी नो, हम लिख देते हैं क्या क्या मिला था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये एक मिला था। दूसरा क्या मिला था, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग देखा है तो ये एरिया सर्कल के रूप में ना, सर्कल का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया क्या था, πr², ये फॉर्मूला था। अगर इन दोनों को मिला दे तो हम लोग क्या मिलता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L/πr²। और यही अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखता है, कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग को ये रो लिखते हैं। यही रो क्या है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, L/A लिख देते हैं वो डायरेक्ट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था तो L/A लिख देते हैं। और ये रो वेयर यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। यही रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो ये भी फॉर्मूला है, कभी कभी क्या करते हैं इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये रो, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, RHO, रो, ठीक है। यही क्या होता है, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है ना। या फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, ओम मीटर, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। और अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आता है, उसके साथ साथ क्या आता है, कंडक्टिविटी आता है। तो जैसे रेजिस्टिविटी था वैसे ही कंडक्टिविटी भी है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी था, वैसे कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। यही हम लोग बोलते हैं, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी ऐसा यूनिट, द ऐसा यूनिट इज, ऐसे लिख देते हैं, ओम मीटर पर, ठीक है ना, ओम मीटर। अच्छा,
अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी बार बार या फिर मैक्सिमम टाइम देखें कि पूछा ही गया है कि चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। आखिर हम लोग जब वायर चूज़ करें तो किस क्वालिटी का वायर को चूज़ करा जाए कि जिसके अंदर क्या होगा, बढ़िया हम लोग को मिलेगा करंट। ठीक है ना, तो चॉइस ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर लिख देते हैं, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर। ठीक है, ये था। तो हम लोग क्या करते हैं, चॉइस का बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं द वायर यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर फॉर पावर ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन। जैसे क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हो सके, नेग्लिजिबल क्या हो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, वरना पावर अगर रुक ही जाएगा तो पावर सप्लाई में वो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, बेटर या फिर गुड कंडक्टर हम लोग को लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोलेंगे, अगर हम मान लो यहाँ पर लिख देंगे, अगर लिखते हैं तो वायर electrical connection and for power transmission should be of, ये किस टाइप होगा, गुड कंडक्टर का होना चाहिए, जिसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा, इज मोर, जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोर होता है। और इसका एग्जांपल्स क्या क्या है उसमें बता देना, कॉपर था, कॉपर वायर हम लोग ले लें, ठीक है ना, एल्युमिनियम वायर, ठीक है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम वायर ले लें। ये सब चीज़ें क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, तो ये एक चूज़ कर सकते हैं। दूसरा में क्या लिखा गया है, अगर मान लो कि हम रेजिस्टेंस वायर लेते हैं तो जैसे अब मान लो कि हम लोग को रेजिस्टेंस वायर लेना है, जैसे हाईली रेजिस्टेंस वायर होता है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है ना, जो अलग अलग है। अब मान लो कि हम लोग को रेजिस्टेंस वायर हम लोग को लेना है, तो रेजिस्टेंस वायर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो रेजिस्टेंस वायर हम लोग ले सकते हैं जिसका क्या होगा, हाईली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसका ज़्यादा क्या कहता है, चेंज होता है टेम्परेचर इसका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैंगनीन, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है ना। अब क्या होता है तीसरा में, फ्यूज़ वायर। अगर हम लोग फ्यूज़ वायर के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में देखते हैं फ्यूज़, जिसका क्या होता है, बहुत ही मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट रेजिस्टेंस क्या हो जिसका ज़्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम हो, ठीक है ना, कि जैसे अगर वोल्टेज में अप डाउन अगर ज़्यादा मिलता है तो क्या हो सके, वो मेल्ट हो सके, ठीक है ना। तो ऐसा क्या लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं, उसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा लीड का वायर ले लेते हैं, लेड वायर और टीन वायर, ठीक है ना, स्मॉल करके बनाते हैं। और फिलामेंट ऑफ बल्ब में हम लोग ऐसा क्या लेते हैं, अगर बल्ब का फिलामेंट लेना है, फिलामेंट, तो हम लोग क्या लेते हैं, खास करके बल्ब का फिलामेंट के हम लोग क्या लेते हैं, टंगस्टन वायर। हम लोग टंगस्टन वायर क्या करते हैं, ज़्यादा करके लेते हैं। और अगर घर में हम लोग का देखे होंगे पहले लगा हुआ रहता था, हीटिंग के लिए टोस्टर लगा हुआ होता है, हीटिंग एप्लीकेंस के लिए लिखा होता है, तो हम लोग उसके अंदर क्या लेते हैं, जो वायर लेते हैं वो क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है, जिसका क्या होता है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, जिसके हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर लेते हैं। ये सब क्या करना पड़ता है, हम लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। और लास्ट इसके साथ जो है, जो कि हम लोग इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, वो क्या है, सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर है क्या, ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और एक लो टेम्परेचर पे भी, वो भी बताते हैं, लिख देते हैं, अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, एट अ वेरी लो टेम्परेचर,
बहुत लो टेम्परेचर पर ही होता है। जैसे हम दिखा देते हैं, कुछ एग्जांपल इसका है, वो पूछता है, एग्जांपल को ही यहाँ पर याद रखना पड़ता है। मर्क्यूरी जैसे हो गया, मर्क्यूरी क्या था 4.2 केल्विन पर, ठीक है ना। लेड बिलो 7.25, याद रखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। एंड नायोबियम बिलो 9.2 के, यही सब आर सुपर कंडक्टर, आर द सुपर कंडक्टर्स, यही सब क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये कॉमन वायर तो नहीं है, मिलता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको पाना, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, पावर लाइंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ठीक है, आज के लिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, और जब ज़्यादा आगे आएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे, तब हम क्या करेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा दो पार्ट और बना देते हैं इसका, ठीक है ना, इसमें कवर कर देंगे, ठीक है।